नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है डिस्क्राइब द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो जैसा मैंने आपको अभी अभी बोला कि ब्लॉक डायग्राम को पहले हम यहां पर समझेंगे कि ब्लॉक डायग्राम में ट्रांसमीटर में कौन कौन से ब्लॉक हैं और रिसीवर में कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीसीएम, तो यहां पर देखिए पीसीएम में जो सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझना है कि जो आपका मैसेज सिग्नल होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका लास्ट लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी कि मॉड्यूलेशन तो नहीं होगा यहां पर, लेकिन जो मैसेज सिग्नल होता है ना वो आप ये मत समझिए कि आप डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो डिजिटल फॉर्म में होगा, नहीं। पीसीएम में जो मैसेज सिग्नल होता है वो एमटी होता है, तभी मैंने देखो लिखा है क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। तो जो मैसेज सिग्नल है वो आपका होता है एमटी। इस एमटी को पहले आप पास करते हो लो पास फिल्टर से, और ये लो पास फिल्टर जनरली आपने जब एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ा है तो आपने देखा है रिसीवर साइड यूज होता है। यहां ट्रांसमीटर साइड यूज होने का रीजन क्या है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो आप नेक्स्ट ब्लॉक्स को पढ़ लेने के बाद अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट ब्लॉक हम यूज करते हैं वो होता है आपका सैंपलिंग, या आप इसको बोलोगे सैंपलर, क्योंकि सैंपलर एक ब्लॉक है, सैंपलर एक डिवाइस है जो सैंपलिंग परफॉर्म करेगा, जो हम डिस्कस करेंगे अभी। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक आप यूज करते हो वो होता है आपका क्वांटाइजर, एंड क्वांटाइजर के बाद जो आप नेक्स्ट ब्लॉक यूज करते हो वो होता है आपका इनकोडर। एंड इनकोडर के बाद आप क्या करते हो यहां पर, आप अब जो भी डिजायर्ड सिग्नल आपको मिला है उसे अब आप ट्रांसमिट करते हो वाया वायर्ड चैनल। दैट मींस ये आपका जो ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम है वो आपका हो गया। इसके बाद अब आपका चैनल होगा बीच में, ठीक है, और चैनल के बाद जो आपका रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम स्टार्ट होगा उसमें जो सबसे पहला ब्लॉक होगा वो होगा आपका रीजनरेटिव रिसीवर, या रीजनरेटिव रिपीटर्स के नाम से भी जानते हैं, रिसीवर्स भी आप यूज कर सकते हो, रीजनरेटिव रिपीटर्स। तो रीजनरेटिव रिपीटर्स जो होते हैं उनका क्या रोल होता है, रिसीवर्स के स्टार्ट में उसको क्यों लिया जाता है, सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। रीजनरेटिव रिपीटर्स के बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक होता है हमारा रिसीवर साइड में, देखिए लास्ट ब्लॉक क्या था आपका ट्रांसमीटर साइड में, इनकोडर, तो यहां पर होता है आपका डीकोडर। डीकोडर के बाद जो आपका ब्लॉक यहां पर होता है, देखिए आइडली होना चाहिए डी क्वांटाइजर, लेकिन यहां पर डी क्वांटाइजेशन नहीं होता है, उसका रीजन भी मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो लास्ट ब्लॉक आपका सीधा सीधा आप यूज करते हो लो पास फिल्टर का, और ये जो लो पास फिल्टर आपका होता है ये बेसिकली डी सैंपलिंग भी परफॉर्म करता है, तो ये भी मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर अगर हम ब्लॉक का सीक्वेंस देखें तो इस तरीके से आपका सिग्नल आगे बढ़ता जाएगा, फिर वाया चैनल होके कहां पहुंचेगा, रिसीवर में, रिसीवर के बाद फिर इस तरीके से आगे बढ़ते हुए आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका ब्लॉक है यहां से लेकर यहां तक का, ये आपका ब्लॉक किसका हो गया यहां पर, रिसीवर का, ठीक है। तो ये आपने ट्रांसमीटर साइड शो कर दिया, चैनल शो कर दिया और आपने रिसीवर शो कर दिया। तो जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि ट्रांसमीटर के जो ब्लॉक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे ब्लॉक्स को हमें बहुत डिटेल में समझना है, लेकिन अभी मैं आपको यहां पर कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूं बहुत ब्रीफ में कि बेसिकली पीसीएम में आप करते क्या क्या हो। लेकिन उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक ब्लॉक को ट्रांसमीटर साइड के, लाइक सैम्पलिंग, सैम्पलर जिसका काम है सैम्पलिंग करना, क्वांटाइजर जिसका काम है क्वांटाइजेशन करना, इनकोडर, रीजनरेटिव रिपीटर्स, ये सारे ब्लॉक को हम बहुत डीप में जाकर स्टडी करेंगे, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनमें प्रोसेस क्या होते हैं, इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं अभी अब आपको ब्रीफ में बताऊं तो यहां पर जो फर्स्ट ब्लॉक है लो पास फिल्टर, इसका यूज अभी के लिए आपके लिए सिर्फ इतना होगा कि ये मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है
उसको लिमिट करता है। ठीक है, पर क्यों लिमिट करता है ये आप सैंपलर पढ़ने के बाद ही समझ पाओगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो मैं यहां पर वन बाय वन एक एक ब्लॉक का पहले आपको मीनिंग बता देता हूं ब्रीफ में। तो लो पास फिल्टर, इट लिमिट्स द मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी। देखिए लो पास फिल्टर का रूल तो हमें पता ही है कि वो क्या होता है, आपका लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है। तो अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं, मान लीजिए मेरा टारगेट है कि मैं 5 किलोहर्ट्ज से ऊपर वाला मैसेज नहीं लेना चाहता, तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम 5 किलोहर्ट्ज सेट कर देंगे। तो अगर मैसेज मान लीजिए 6 किलोहर्ट्ज तक का भी होगा तब भी 5 किलोहर्ट्ज तक का ही पास होगा। बस इट लिमिट्स द मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी। क्यों किया जाता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे। नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा सैंपलर। तो यहां पर सैंपलर जो आपका ब्लॉक होता है उसको समझना अगर आप चाहते हो या सारे ब्लॉक्स को समझना चाहते हो तो मैं साथ साथ ना एक एग्जांपल लेता चलता हूं। ठीक है, उस एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत आसान लगेगा समझना। तो देखिए लो पास फिल्टर का जो आउटपुट है वो आपका ऑब्वियस सी बात है मैसेज सिग्नल ही होगा। ठीक है, तो लो पास फिल्टर का जो आउटपुट है मैसेज सिग्नल, वो मैं कुछ इस तरीके से यहां पर अज्यूम कर लेता हूं MTT। देखिए लो पास फिल्टर जो है आपका सिर्फ मैसेज सिग्नल की रेंज को लिमिट कर रहा है तो वो मैसेज सिग्नल ही। तो मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके से ले रहा हूं, ये है आपका एक MT। ठीक है, MT मींस कंटिन्यूअस सिग्नल। तो अब ये जो MT है ये कहां जाएगा, अब सैंपलर में जाएगा। सैंपलर क्या करता है तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सैंपलर का रोल क्या है। तो बेसिकली जो सैंपलर है आपका, सैंपलर क्या करता है, किसी भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को वो कन्वर्ट कर देता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर जो सैंपलर का काम होगा वो होगा इट कन्वर्ट्स MT इनटू डिस्क्रीट फॉर्म। ठीक है, तो इट कन्वर्ट्स MT इनटू डिस्क्रीट फॉर्म। इसका मीनिंग क्या होता है, इसलिए मैं एग्जांपल शो कर रहा हूं ताकि आपको मीनिंग जो है वो साथ साथ में क्लियर होते चले। तो बेसिकली जो सैंपलिंग प्रोसेस होता है, जैसा मैंने आपको बोला कि आगे जाकर आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको सैंपलिंग प्रोसेस बताऊं तो ये होता क्या है, T इक्वल टू NTS, जहां पर जो आपका N होता है वो होता है डिस्क्रीट टाइम, T तो हमें पता ही है कंटिन्यूअस टाइम होता है, इसके साथ ही साथ जो TS होता है वो होता है सैंपलिंग इंटरवल या सैंपलिंग टाइम भी आप बोल सकते हैं। तो यहां पर होता क्या है बेसिकली कि जैसे आप सिग्नल एंड सिस्टम में स्टडी करते हैं कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल लाइक आपका हर एक टाइम पर एम्पलीट्यूड डिफाइंड है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम पर ही एम्पलीट्यूड डिफाइन होता है, मतलब सैंपल्स के फॉर्म में आप बना देंगे। तो यहां पर जो आपका सैंपलर आउटपुट होगा, सैंपलर आउटपुट वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका। आप देखिए यहां पर आप लिखेंगे T की जगह NTS, तो यहां भी क्या हो जाएगा MNTS। अब इसके बाद देखिए जहां जहां कंटिन्यूअस में देखिए डायरेक्ट एम्पलीट्यूड आपको दिखाई दे रहा था कंटिन्यूअसली, यहां पर आपका क्या होते चले जाएंगे, इंपल्स बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप चाहें तो इस तरीके से ऐसी लाइन खींच दीजिए ताकि आपको इंपल्स बनाने में आसानी हो। तो देखिए इंपल्स आपके कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, और इंपल्स जो आपने बनाए हैं उनके बीच का जो गैप होगा वो TS होगा, इसे बोलते हैं TS को सैंपलिंग इंटरवल या सैंपलिंग टाइम। तो TS 2TS एंड सो ऑन चलता चला जाएगा वो। तो ये एग्जांपल से आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो ये काम होता है आपका सैंपलर का। बेसिकली कैसे करता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं ये करने के, क्या थ्योरम होता है इसका, वो सारी चीजें हम आगे आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे बहुत डिटेल में। नाउ नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉक होता है वो होता है क्वांटाइजर। तो क्वांटाइजर क्या करता है आपका, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप सैंपलिंग करते हैं तो जो आपका टाइम है वो आपका डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो जाता है, कंटिन्यूअस टाइम टू डिस्क्रीट टाइम, ये आपने कर लिया।
लेकिन जो एम्पलीट्यूड होता है ना, वो अभी भी आपका कुछ भी हो सकता है। देखिए डिस्क्रीट टाइम की खास बात क्या होती है, डिस्क्रीट टाइम की खास बात ये होती है कि एन जो होता है ना, एन वो इंटीजर होता है। आप चाहें तो यहां पे लिख भी सकते हैं कि जो आपका एन है वो ऑलवेज क्या होगा, आपका इंटीजर। ये बहुत खास बात होती है डिस्क्रीट टाइम में। लेकिन एम्पलीट्यूड के बारे में आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है। तो एम्पलीट्यूड जो होता है, क्वांटाइजर क्या करता है, जो सैंपलर आउटपुट है, ठीक है, जो सैंपलर आउटपुट है, क्वांटाइजर क्या करता है, उसके एम्पलीट्यूड को राउंड ऑफ कर देता है। और किस तरीके से राउंड ऑफ करता है, किस वैल्यू में राउंड ऑफ करता है, वो सारी चीजें आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए चूंकि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ कर देता है। तो पहले हम डेफिनेशन यहां देख लेते हैं वन लाइन में। तो क्वांटाइजर क्या करता है, क्वांटाइजर आपका सैंपलर आउटपुट को नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ कर देता है, ठीक है। तो चेंजेस द amplitudes of sampler output तो यहां पर बेसिकली करता क्या है कि जो आपके एम्पलीट्यूड्स होते हैं सैंपलर आउटपुट के, उनको वो बेसिकली चेंज करता है। चेंज होगा इंटीजर में ही चेंज होगा कि और कैसे चेंज होगा, ये सारी चीजें हम आगे जाकर लर्न करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ के चलिए कि ये चेंज कर देता है जो सैंपलर आउटपुट के जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं उनको इंटीजर में। तो यहां पर अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल के हिसाब से चलूं, जैसा मैंने आपको बोला कि ये चेंज कर देता है आउटपुट को, एम्पलीट्यूड्स को बेसिकली नियरेस्ट इंटीजर में। तो किस तरीके से चेंज करता है वो तो हम आगे जाके लर्न करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर मैं कुछ एग्जांपल क्रिएट कर दूं आपके लिए, तो मान लीजिए आपका पहला एम्पलीट्यूड है 2.4, यहां पर मान लीजिए आपका है 3.2, दैट इज ऑल्सो 3.2, और मान लीजिए ये है आपका 2.7, और ये एम्पलीट्यूड है आपका 1.7, ये है आपका अगेन 1.6, ये है आपका 1.9, और ये एम्पलीट्यूड अगर मैं यहां पर ले लूं 3.9। तो देखिए यहां पर ये आपके कुछ एम्पलीट्यूड्स के एग्जांपल मैंने ले लिए हैं, कंसीडर कर लिए हैं। तो होगा क्या, देखिए होता ये है बेसिकली आपका कि नियरेस्ट इंटीजर में अगर ये चेंज करता है वैल्यूज को, तो आप कुछ इस तरीके से अपना डायग्राम शो कर सकते हैं, एनटीएस एम क्यू एनटीएस। बेसिकली क्वांटाइजर के आउटपुट को हम क्यू से शो कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एम्पलीट्यूड में चेंज करेगा, ये टाइम में कोई चेंज नहीं कर रहा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर नियरेस्ट इंटीजर में अभी के लिए मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, 2.4 का नियरेस्ट 2 ही होगा। पर ध्यान रखिएगा ऐसा कुछ होता नहीं है कि नियरेस्ट इंटीजर में ही करना है, इसके लिए प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। इसलिए मैंने आपको सिर्फ ये लिखा है कि इनटू इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो अभी के लिए मैं फिलहाल नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ कर रहा हूं क्योंकि हमें अभी प्रोसेस नहीं पता है। नाउ 3.2 किस में चेंज हो जाएगा, 3 में। अगेन 3.2 आपका 3 में चेंज होगा। 2.7 भी नियरेस्ट इंटीजर आप चाहें तो 3 में चेंज कर सकते हैं। 1.7 को आप चेंज कर सकते हैं अगेन 2 में। 1.6 को भी आप 2 में चेंज कर सकते हैं। 1.9 को भी आप 2 में चेंज कर सकते हैं। और जो 3.9 वाला है आपका, उसको आप किस पे चेंज कर सकते हैं, यहां पर उसको आप चेंज कर सकते हैं यहां पर 4 में। तो इस बात को अगर आप समझेंगे ध्यान से, तो आपने ये किया क्यों, ये पॉइंट अगर आपके पास क्लियर होगा तो आपको आगे जाकर कोई भी प्रोसेस समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप नंबर ऑफ सैंपल्स काउंट करें पहले, तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब अगर आप काउंट करें तो बोलेंगे क्यों काउंट करें, सेम ही तो है, आपने सेम सैंपल बनाए यहां पर। बिल्कुल नहीं, नंबर ऑफ सैंपल काउंट करने का मतलब था नंबर ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। तो आप बोल सकते हैं कि 3.2 वहां पर मैंने सेम लिया है, तो 7 सैंपल मान लीजिए। तो 7 अगर डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स है मेरे पास, सैंपल तो 8 ही है लेकिन डिफरेंट एम्पलीट्यूड 7 है पहले एग्जांपल में, मतलब सैंपलर के आउटपुट में। लेकिन जो क्वांटाइजर आउटपुट है वहां पर अगर आप चेक करेंगे, सैंपल तो 8 ही है लेकिन जो डिफरेंट एम्पलीट्यूड है वो सिर्फ 3 है।
तो होता क्या है बेसिकली कि क्वांटाइजर के बाद आपको करना होता है इनकोडिंग। अब इनकोडिंग कैसे की जाती है, अगर आपको डिजिटल लॉजिक या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज भी है तो आप समझ जाओगे इनकोडिंग का मतलब क्या है। देखिए होता क्या है कि हर एक सैंपल को एड्रेस दिया जाता है बिट्स वाइज, हर एक सैंपल को कोडिंग की जाती है बिट्स वाइज। तो देखिए अगर 2 बिट है मेरे पास टोटल, समझिएगा इस बात को, 2 बिट है, तो अगर आपको डिजिटल में बेसिक काउंटिंग आती है तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आएगा। 2 बिट मान लीजिए है तो क्या लिख सकते हो आप, 00, 01, 10 और 11, यही हमारी काउंटिंग होती है। 2 बिट से सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, या तो 00 होगा, या तो 01, या तो 10, या तो 11 होगा, ठीक है। 1 बिट से कितना कॉम्बिनेशन बनता है, 2, या तो 0 या तो 1। 1 बिट है भाई, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। 3 बिट से कितना बनता है, 8, 000 से लेकर 111 तक। तो इस बात को आप समझिए कि अगर आपको हर एक डिफरेंट एम्पलीट्यूड वाले सैंपल को अलग अलग कोड प्रोवाइड करना है, तो ऊपर आपके 7 डिफरेंट एम्पलीट्यूड वाले सैंपल थे, तो आपको यहां पर मिनिमम 3 बिट चाहिए होती इनकोडर में। क्यों, अगर जब 2 बिट होती है तो मैक्सिमम कितने कोड जनरेट कर सकते हो आप, 4, तो आप सिर्फ 4 ही सैंपल को, 4 अलग अलग वैल्यू वाले सैंपल को ही आप कोडिंग कर पाते, बाकी के सैंपल्स को आप कोडिंग नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप नीचे देखोगे तो आपके टोटल डिफरेंट एम्पलीट्यूड वाले सैंपल है 3, तो यहां पर आपका 2 बिट से काम चल जाएगा, क्योंकि 2 बिट से 4 कॉम्बिनेशन जनरेट होते हैं, 1 बिट से 2 होते हैं, तो 1 बिट से काम नहीं चलता, लेकिन 2 बिट से 4 हो जाते, तो यहां पर आप 2 बिट से बात बना सकते थे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि क्वांटाइजर प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि आप इनकोडर की नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस कर सको, ठीक है। मींस आप ऐसा इनकोडर यूज कर सको जो कम बिट वाला हो। अगर आप इनकोडर की नंबर ऑफ बिट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे या ऐसा इनकोडर यूज करोगे जिसमें नंबर ऑफ बिट्स बहुत ज्यादा हो, तो आप आगे जाकर स्टडी करोगे, अभी तो आपको प्रोसेस नहीं पता, लेकिन आगे जाकर स्टडी करोगे, इसके बहुत बड़े बड़े डिसएडवांटेजेस हैं। तो इनकोडर की बिट्स कम हो या आप कम बिट वाला इनकोडर यूज कर पाओ, इसके लिए आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो क्वांटाइजेशन प्रोसेस। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इनकोडर की बिट्स को नाम दे देते हैं n, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, क्वांटाइजेशन is used to reduce the number of bits per sample, मतलब हर एक सैंपल में जितनी बिट्स आप यूज करोगे उसको रिड्यूस करने के लिए, और अगर आप चाहो तो लिख सकते हो इनकोडर बिट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप क्यों यूज करते हो क्वांटाइजेशन। ऑल्दो मैंने अभी आपको जस्ट एक सिंपल सा रफ सा एग्जांपल लेके चीजें समझाई हैं, ठीक है, लेकिन क्वांटाइजेशन प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तब हम दोबारा से ये सारी चीजें लर्न करेंगे और एक प्रोसेस के थ्रू एक न्यू एग्जांपल लर्न करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस आपको ये समझना है, जैसा मैंने आपको बताया कि क्वांटाइजेशन के पहले 7 डिफरेंट एम्पलीट्यूड थे तो 3 बिट चाहिए थी, क्वांटाइजेशन के बाद 3 डिफरेंट एम्पलीट्यूड से तो 2 बिट में बात बन जाती। तो क्वांटाइजेशन करने से नंबर ऑफ बिट्स आप रिड्यूस कर सकते हो इनकोडर की, दैट मींस नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल। नाउ क्वांटाइजेशन के साथ साथ ही एक्चुअली मैंने आपको इनकोडर एक्सप्लेन कर दिया है। इनकोडर मतलब हर एक सैंपल को कोड करना, लेकिन फिर से मैं आपको एक लाइन में एक्सप्लेन यहां पर कर देता हूं। तो नेक्स्ट ब्लॉक हमारा क्या है, इनकोडर। बेसिकली आप क्या बोल सकते हो, इट इनकोड्स द सैंपल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली सैंपल्स को इनकोड करता है। कैसे इनकोड करता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जैसे मान लीजिए एग्जांपल को हम फॉलो करेंगे तो आपको पता है कि यहां पर टोटल 3 डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकोडर कितने बिट वाला होना चाहिए था, 2 बिट वाला। तो हमने इनकोडर की बिट्स को क्या नाम दिया है, n, तो n इक्वल टू क्या हो जाता है आपका 2 होता है। तो अगर 2 बिट होंगी
तो कोड्स कौन कौन से जनरेट होंगे? आपके कोड्स होंगे 00, 01, 10 और 11। मैं आपको एक पॉइंट जरूर रेकमेंड करूंगा यहां पर कि डिजिटल कम्युनिकेशन अगर आपको स्टडी करना है तो डिजिटल की काउंटिंग एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। और वैसे तो 3 बिट में भी बात बन जाएगी, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा क्योंकि आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्टडी करना है, 4 बिट तक की काउंटिंग आपको हमेशा आनी चाहिए। तो 2 बिट की मैंने आपको यहां पर लिख दी है, 4 बिट तक की काउंटिंग मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट में लिखकर दे दूंगा, तो उसे आप हमेशा माइंड में रखिए और उसे आप कहीं भी यूज करें, आपको मींस डायरेक्ट होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं अगर 4 बिट से मैं अगर आपको बोलूं 12 का नंबर क्या है डिजिटल में, तो आप तुरंत बता पाए, इस तरह की एक प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए 2 बिट से 4 कोड बने, 00, 01, 10 और 11। तो आउट ऑफ 4 आपको 3 कोड्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो तो आप कौन से 3 कोड यूज करेंगे वो तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा कि आप प्रैक्टिकली क्या यूज करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आप सिंपल एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए आप 00 यूज कर रहे हैं, 01 यूज कर रहे हैं और 10 यूज कर रहे हैं, तो होगा क्या, आप चाहें तो सबसे छोटे वाले जो आपका ये 2 है, 2 को आप किस में कर सकते हैं, 00 में, 3 को 01 में और 4 को 10 में। ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड 2 है वो किस में इनकोड हो जाएगा, 00 में, 3 किस में इनकोड हो जाएगा, 01 में, और जो आपका 4 है वो किस में इनकोड हो जाएगा, 10 में। आप चाहें तो 01, 10 और 11 भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं रैंडमली कुछ भी यूज कर रहा हूं। तो ये आपका इनकोडर होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके सैंपल्स होते हैं उनको कोड करता है डिजिटल बिट्स का यूज करके। क्लियर है अच्छे से? तो यहां तक हमारा जो ट्रांसमीटर वाला पोर्शन है वो फिनिश होता है।